हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये वीडियो 6th सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए होने वाला है और जो सब्जेक्ट का नाम है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2022 का पेपर है। प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो को आपको जरूर पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो और एक बात और बताना चाहूँगा कि लगभग मैंने सभी क्वेश्चन के आपको सटीक आंसर देने का प्रयास किया है, डबल वेरीफाई करके ही मैं आपके आंसर इस वीडियो में लाया हूं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक प्रबल एग्रो स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। इफ द इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इज वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अदर प्रोडक्ट रिलेशन बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट इज। तो हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। एक उपज घटती या बढ़ती है और दूसरी उपज घटती या बढ़ती है तो इन दोनों उपजों के संबंध को कहते हैं तो पूरक कहते हैं, परिपूरक या प्रतियोगी या सहजीविता। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाले इंग्लिश में देख लेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन से सकल फार्म आय का योगदान मिश्रित खेती में जाना जाता है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक ऑफ ग्रॉस फार्म इनकम इन मिक्स्ड फार्मिंग इज नॉन एज। तो किस प्रकार से जाना जाता है? तो मतलब मिनिमम 10% होना चाहिए। मतलब पूछा गया है आपसे, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो मिश्रित खेती में जो है तो कुल आय, सकल फार्म आय मतलब फार्म की कुल आय से मैं मतलब पशुपालन का योगदान कितना होना चाहिए। तो मिनिमम 10% होना चाहिए, या न्यूनतम 30% या 40% या अधिकतम 50%। तो कितना होना चाहिए कि उसको हम मिश्रित खेती कह सकते हैं। तो न्यूनतम 10% होना चाहिए, कितना, एटलीस्ट 10%। ठीक है, जैसे कोई एक फार्म है और उसमें जो है टोटल इनकम जो है तो पशुपालन से कम कितना होना चाहिए, 10% आपकी इनकम होना चाहिए। तो मिनिमम इतनी होनी चाहिए, तब हम उसको मिश्रित खेती बोल सकते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जो है समझ में आना चाहिए सब चीज़ें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड। उत्पादन संभाव्यता वक्र को कहते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पूछा गया है, उत्पादन संभाव्यता वक्र को क्या कहते हैं? तो आइसो रेवेन्यू कर्व बोलते हैं, सम आय वक्र या अपॉर्चुनिटी कर्व, अवसर वक्र बोलते हैं, या आइसो रिटर्न कर्व बोलते हैं, या सम उपज वक्र, या उपरोक्त सभी। तो क्या बोलते हैं? तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कर्व या अवसर वक्र बोलते हैं, याद रखिएगा, तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा। अगर ये आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन। अगर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है त्रिकोण दिख रहा है, y1 py1 कम है, तो ये आपको दिख रहा है त्रिकोण y2 py2 से तो अधिक उत्पादन के लिए किसान पसंद करेगा पैदा करना। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, जैसे भी आपको पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चौथे का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब y2। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैं इंटरनेट की सहायता से भी आपके लिए लाया हूँ कि आंसर। ठीक है, तो प्रीकर्सर फसल बीमा योजना के रूप में कौन जाना जाता है? तो प्रीकर्सर फसल बीमा योजना के रूप में किसको जानते हैं हम? तो आपके सामने प्रीकर्सर फसल बीमा योजना के नाम से किसको जानते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या यासर अराफत, या एम के गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा। प्रीकर्सर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जाने जाते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा, प्रीकर्सर फसल बीमा योजना। विथ इन द रिज लाइन द प्रोडक्शन आर। रिज लाइन के साथ जो उत्पाद है वह है पूरक है, परिपूरक है, प्रतियोगी है, प्रतिरोधी है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सिक्स्थ का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी परिपूरक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। उत्पादन फलन की प्रथम अवस्था में उत्पादन की लोच है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज। तो एक से अधिक ग्रेटर देन यूनिटी, या एक से कम लेस देन यूनिटी, या जीरो शून्य, इन्फिनिटी, या अनंत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेस देन यूनिटी, मतलब एक से कम, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो देन, मतलब यदि उत्पादन की लोच शून्य है तो एमपीपी अधिकतम होगा, एमपीपी अधिकतम है, एमपीपी नहीं सॉरी एपीपी लिखा है, एपीपी अधिकतम है, या एमपीपी मैक्सिमम होगा, एमपीपी अधिकतम होगा, एमपीपी जीरो होगा, शून्य होगा, टीटीपी मिनिमम होगा, टीटीपी न्यूनतम होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टीपीपी इज मिनिमम, यानी टीपीपी न्यूनतम होगा। यदि उत्पादन की लोच शून्य है तो टीपीपी न्यूनतम होगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं आपके, याद रखिएगा, कुछ हो सकता है यही रिपीट हो जाए, तो आप एक बार इनको लिख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। इन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन एमपीपी इज जीरो द टीपीपी। तो उत्पादन फलन में जब
MPP शून्य होती है तब TPP होती है। तो बढ़ती दर से बढ़ती है, घटती दर से बढ़ती है, या अधिकतम होती है या शून्य होती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अधिकतम होती है, मैक्सिमम। क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की अन्यथा डॉट 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 के स्थानों के नाम से भी जानते हैं। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अदरवाइज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ। तो किस नाम से जानते हैं इसको हम? जोड़ी गई फसल और जोड़ी गई लागत, औसत उपज और औसत लागत, सकल उपज और सकल लागत, या उपरोक्त सभी। तो क्या सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडेड रिटर्न एंड एडेड कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, जोड़ी गई उपज और जोड़ी गई लागत। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल एवरेज कॉस्ट कर्व इज। तो साधारण तौर पर औसत लागत का वक्र आकार होता है। ये वक्र लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे कटा है, कर्व का मतलब वक्र ही होता है हिंदी में, याद रखिएगा। तो एस शेप्ड होता है, यू शेप्ड होता है, यू आकार का, एस आकार का, या एक्स अक्ष के समांतर, या फिर में से कोई नहीं। तो ये हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो सुनने पर जोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आपको सही मिलेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यू आकार का। क्या हो जाएगा? यू शेप्ड या यू आकार। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट 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 कॉस्ट। यानी स्थिर लागत को डॉट 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 क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपरिव्यय लागत कहते हैं, सीमांत लागत, अवसर लागत, या में से कोई नहीं। तो ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी ओवरहेड, उपरिव्यय लागत। उपरिव्यय लागत बोलते हैं इसको, स्थिर लागत को उपरिव्यय लागत भी बोलते हैं। अगला है, आइसो क्वांट इज ऑल्सो नॉन एज। समोत्पादक वक्र को इस नाम से भी जानते हैं। उत्पादन उदासीनता वक्र, उत्पादन संभाव्यता वक्र, सम आय वक्र, कीमत रेखा। तो किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पादन उदासीनता वक्र। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो अवसर लागत का परिचय किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिकार्डो ने दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रेटर रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग। सबसे अधिक जोखिम कौन सी खेती में होता है? तो बहुप्रकारीय खेती, या विशिष्ट खेती, या मिश्रित खेती, या रांचिंग। तो सबसे अधिक जो जोखिम होता है वो आपकी विशिष्ट खेती में होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। क्यों होता है, मैं आपको एक मिनट रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी है आपको जानना। आपको रीज़न भी पूछ सकता है, कारण क्या होता है। तो कारण ये होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जो विशिष्ट खेती होती है उसमें एक प्रकार की फसल को 50% से ज़्यादा जगह में उगाते हैं। एक प्रकार की, केवल एक फसल को। जैसे गेहूँ की फसल है, तो गेहूँ की फसल को हम ऐसे 10 हेक्टेयर जगह है, तो 10 हेक्टेयर में कम से कम मान के चलिए तो 8 हेक्टेयर में हमने गेहूँ को उगा लिया। अगर कुछ नुकसान होता है फसल में तो अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। जबकि हम डिवर्सिफाइड फार्मिंग करते हैं, बहुप्रकारीय खेती कई प्रकार की, तो उसमें क्या है, लॉस होने की जो होती है रिस्क उसमें कम रहता है। मैनेजमेंट इज, प्रबंधन क्या है? तो कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, नन ऑफ द अबव है। तो मैनेजमेंट आपका याद रखिएगा, एन आर्ट एंड अ साइंस है। ठीक है, एक कला और एक विज्ञान है। ठीक है, याद रखिएगा, कला और विज्ञान दोनों हैं। क्या? प्रबंधन, कला और विज्ञान दोनों हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेरिएबल रिसोर्स इज, अस्थिर साधन है। तो अस्थिर साधन क्या है? भूमि है, लेबर है, बिल्डिंग एंड मशीनरी है, या टैक्सेस है, कर, मकान, श्रम, भूमि। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 17 में का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर। अस्थिर लागत जो है वो लेबर है, याद रखिएगा। श्रम। प्लानिंग इज, तो नियोजन है। तो नियोजन आवश्यक है या अननेसेसरी है, मतलब अनावश्यक है, या वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ये आप ऑप्शन सही कर सकते हैं कि नियोजन मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्लान करना, प्लानिंग बनाना। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इसको प्लानिंग बोलते हैं, तो इंग्लिश में जरूर पढ़ा कीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो आवश्यक होता है नियोजन करना, याद रखिएगा, बहुत आवश्यक होता है। बिना नियोजन के हम किसी कार्य को सफल बनाना थोड़ा मतलब असंभव ही है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो 18 में का आपका ऑप्शन जो मैंने बताया है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं का देखेंगे, एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो एक उद्यम संगठन की स्थापना की जाती है, उच्चतम प्रबंधन, मध्यम प्रबंधन, निम्न प्रबंधन, या संचालन मंडल। तो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संचालन मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कोई भी इंटरप्राइज है या उद्यम है, किसी प्रकार का बिजनेस है, तो उसको डालते हैं तो संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। आइटम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर, स्थिर लागत की मदें हैं। तो क्या है मदें स्थिर लागत की? सीड या बीज, फर्टिलाइजर, उर्वरक, डिप्रिसिएशन, घिसावट, नन ऑफ द एबव, में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट जो है, तो सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन सी, मतलब
घिसावट, स्थिर लागत, घिसावट या डिप्रिसिएशन इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना अवश्य होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? रिगिड, फ्लेक्सिबल, रैपिड, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या एक अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? तो दृढ़ होनी चाहिए, लचीली या शीघ्र या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एक अच्छा प्लान जो है, अच्छी योजना है, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन रिटेल मार्केट गुड्स आर सोल्ड बाय। फुटकर बाजार में वस्तुएं बेची जाती हैं, फर्म के द्वारा बेची जाती हैं, फुटकर विक्रेता के द्वारा, थोक विक्रेता, उपरोक्त सभी। तो किसके द्वारा बेची जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 में का ऑप्शन बी, मतलब रिटेलर, फुटकर विक्रेता के द्वारा रिटेल मार्केट या फुटकर बाजार में, इसलिए आपका वैसे ही हो रहा है कि फुटकर बाजार में तो फुटकर विक्रेता के द्वारा ही बेची जाती हैं, मतलब रिटेल मार्केट और रिटेलर के द्वारा बेची जाती हैं, याद रखिएगा। मार्केटिंग मिक्स ऑफ आ बिजनेस फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक व्यावसायिक फर्म के विपणन मिश्रण डॉट 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 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो 4 पीस के द्वारा, 5 पीस के द्वारा, या 6 पीस के द्वारा, या 7 पीस के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? आपका एक व्यावसायिक फर्म के विपणन मिश्रण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब 4 पी के द्वारा, मतलब 4 पीस के द्वारा इसको किया जाता है रिप्रेजेंट। प्रोडक्ट मिक्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज। तो प्रोडक्ट मिक्स उत्पादन मिश्रण को अन्यथा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो सर्विस मिक्स बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट या प्रोडक्ट डिफ्यूजन। तो सेवा वितरण या विपणन मिश्रण या उत्पादन असॉर्टमेंट या उत्पाद डिफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24वें का, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब उत्पाद असॉर्टमेंट, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट या उत्पाद असॉर्टमेंट इसको बोलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइस बिल, मतलब उत्पादन लागत बढ़ने से मूल्य का क्या होगा? जब उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी तो मूल्य कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा या वही रहेगा? देखिए, किसी भी चीज़ की अगर उत्पादन बढ़ रही है, उत्पादन की लागत है, मतलब उसको बनाने की लागत बढ़ रही है, तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा, कन्फर्म बात है। तो ऑप्शन बी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज होगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेखीय प्रोग्रामिंग में प्रतिबंध प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो इन लाइनियर प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रेंट कैन बी प्रेजेंटेड बाय। तो रेखीय प्रोग्रामिंग में प्रतिबंध प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तो समानता द्वारा, असमानता द्वारा, या अनुपात द्वारा, या दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मतलब समानता द्वारा और असमानता द्वारा, दोनों के द्वारा रेखीय प्रोग्रामिंग प्रतिबंध प्रदर्शित किए जाते हैं। कमी का सिद्धांत है, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी इज, मतलब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, तो 27 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त के संबंध में इम्प्लाइज द कंज्यूमर, ठीक है, क्या हो जाएगा? कंज्यूमर के संदर्भ में होता है, ये जो भी होता है, ये आपका जो दिया गया है, ये आपका आधा दिया गया है, यहाँ पे कुछ और भी होना चाहिए था बाद में, लेकिन आंसर यही होगा इसका, ठीक है। कुछ और भी शब्द यहाँ पे होने चाहिए थे, एम्प्लॉइज द कंज्यूमर, और 2 शब्द यहाँ पे और होना चाहिए था, लेकिन आंसर आपका यही है, डी। हु एक्सप्रेस द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, मतलब अर्थशास्त्र में वह विचार किसने व्यक्त किया है कि साध्य, यह विचार किसने व्यक्त किया है कि साध्य और साधनों के बीच में संतुलन रहता है? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, पीए सैमुअल्सन। तो किसने किया था? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, रॉबिन्स ने किया था। क्या विचार किया था कि व्यक्त किया था कि साध्य और साधनों के बीच में संतुलन रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो रॉबिन्स ऑप्शन भी हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, एडम स्मिथ को कहा जाता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में जहां पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब अ फ्री इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट फाउंड इज कॉल्ड। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या नन ऑफ द एबव, में से कोई नहीं। तो एक स्वतंत्र अवस्था में जहां पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। फ्री इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इंटरफेयर इज नॉट फाउंड, यानी वहाँ पर एक स्वतंत्र अवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का, खुली अर्थशास्त्र का, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। उत्पादन संभावना वक्र उद्गम के प्रति होता है, तो समानांतर, उत्तल, अवतल, उपरोक्त सभी। तो 31 में का सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कॉनकेव होता है या अवतल होता है, याद रखिएगा। साथियों, आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रबल एग्रो स्टडी का एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, प्रबल एग्रो स्टडी का
टेलीग्राम चैनल है उसको आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे करवाता रहता हूँ सभी सेमेस्टर का। आप 6th सेमेस्टर के हों चाहे 2nd के चाहे 4th के, तो काफ़ी स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको देते रहता हूँ। ठीक है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप पहुँच जाएंगे। और आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में जा करके, आप प्रबल एग्रो स्टडी सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो आइकन है वो दिख जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट अ कंपनी डिमांड्स कर्व इज, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक कंपनी की मांग वक्र होता है। तो कैसा होता है? तो पूर्ण लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, अपूर्ण बाजार या लोचदार। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, परफेक्टली क्लास्टिक, पूर्णतः लोचदार। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ डॉट 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 गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, मतलब का अधिक उत्पादन और अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। तो कृषि वस्तुओं को, उपभोक्ता वस्तुओं को, पूंजीगत वस्तुओं को या उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का वो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीगत वस्तुओं को, कैपिटल गुड्स को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लागत लाभ विश्लेषण डॉट 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 के एक अंश के रूप में दिया जाता है। तो अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, प्रणाली रूपरेखा, प्रणाली विशिष्टीकरण, प्रणाली प्रदर्शन मूल्यांकन या व्यवहारिका विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का आपका ऑप्शन डी, व्यवहारिका विश्लेषण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबी अवधि स्थायी संतुलन की मांग व आपूर्ति बल द्वारा डॉट 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 निर्धारित होती है। तो बाजार की कीमत, सामान्य कीमत, आधारीय कीमत, भंडारण कीमत। तो लंबी अवधि स्थायी संतुलन की मांग व आपूर्ति बल द्वारा निर्धारित होती है, तो किसकी? बाजारी कीमत के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है? तो 35 में का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य कीमत, नॉर्मल प्राइस। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट अफेक्ट अ फार्मर्स डिसीजन टू स्टोर हिज क्रॉप्स, इनमें से कौन से किसान का निर्णय फसल भंडार करने के प्रभावित नहीं करता है? तो फसल भंडारण को प्रभावित नहीं करता है। तो ब्याज दर या भंडारण के समय सिकुड़न या भविष्य के अनुमानित मूल्य, वह अपने अनाज भंडारण के लिए क्या देगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन डी, मतलब व्हाट ही पेड फॉर हिज ग्रेन विन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से क्या है? फसल भंडारण को प्रभावित नहीं करता है, ये वाला याद रखिएगा। कौन सा प्रपत्र सही तरीके से परियोजना के लिए है? कौन सा प्रपत्र है? तो परियोजना क्षेत्र विवरण, परियोजना चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? 4 ऑप्शन, परियोजना सूची, परियोजना प्रबंध योजना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, परियोजना चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर। इफेक्टिव प्लानिंग ऑलवेज हेल्प टू, तो प्रभावी योजना हमेशा सहायता करती है। तो किसमें सहायता करती है? तो इंक्रीज रिस्क, जोखिम वृद्धि में, ठीक है, या डिक्रीज रिस्क, कम जोखिम में, या इंक्रीज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता वृद्धि में, या दोनों, बी और सी, मतलब कम जोखिम में और अनिश्चितता वृद्धि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रभावी योजना यानी इफेक्टिव प्लानिंग हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिक्रीज रिस्क, मतलब वो आपकी कम जोखिम कम कर देती है। क्या? जोखिम को कम कर देती है इफेक्टिव प्लानिंग। यदि आपकी जो योजना है वो आपकी प्रभावी है, तो अच्छे से योजना बनाते हैं तो आपकी जो है कम हो जाती है रिस्क। ऑर्डर आर डॉट 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 इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन में आज्ञाएं डॉट 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 करती हैं। तो एक निर्देशन, द्वि निर्देशन, बहु निर्देशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी डायरेक्शनल, सी। ऑप्शन 40 में क्वेश्चन है, एन एकड़ इज इक्वल टू, एक एकड़ किसके बराबर होता है? देखिए आपको क्या पूछा गया था कि आपको दिया गया है कि पूछा गया है कि एक एकड़ किसके बराबर होता है। आपको यहाँ पे हेक्टेयर में दिया गया है कि मतलब एक एकड़ में, मतलब आपको ये याद रखना है कि आपका 2.3 होता है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में एकड़ में तो कितने हेक्टेयर होते हैं? तो 40, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एक एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं, तो 2.4 लगाना है आपको आंसर, 2.47 समथिंग होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 2.5 भी आपका है तो आप मान सकते हैं, लेकिन 2.47 अगर आपके ऑप्शन में है तो एक हेक्टेयर में इतने एकड़ होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले अग्रिम कृषि व्यवसाय सेमिनार हुआ है, तो कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट एडवांस्ड एग्री बिजनेस सेमिनार वाज हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका फिलीपींस में हुआ था। आपको ऑप्शन में मनीला दे सकता है, मनीला, फिलीपींस, मनीला, मनीला देश का नाम है, फिलीपींस आपकी सिटी है, फिलीपींस मनीला में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, फिलीपींस मनीला में।
यहाँ पर आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो फिलीपींस मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया हूँ। इनमें से कौन एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो नियोजन और नियंत्रण, संगठन एवं निर्देशन, संगठन एवं स्टाफिंग, या नियंत्रण एवं निर्देशन। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी नियोजन और नियंत्रण जो है एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कृषि जिंसों के समर्थन मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है, तो सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्री कमोडिटीज आर रिकमेंडेड बाय, तो किसके द्वारा की जाती है, नाफेड के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए में नाफेड, ऑप्शन बी आईसीआर, ऑप्शन सी SAU, ऑप्शन डी CACP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CACP, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉप लोन स्कीम कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया ड्यूरिंग, तो फसल ऋण योजना भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो 1965 में आई, 1960 में, 1969 में, 1975 में। तो कब आई, याद रखिएगा। तो ये जो आपकी आई है 44 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1969 में। और इसी वर्ष आपके बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी वर्ष हुआ था 1969 में, याद रखिएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ, वित्तीय प्रबंधन का संबंध है तो वित्त की व्यवस्था करने से, वित्त का प्रयोग करने से, भविष्य में योजना बनाने से, या उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का डी, उपरोक्त सभी। तो वित्तीय प्रबंधन का संबंध इन सबसे है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 है, एक्स और वाई अक्ष पर समोत्पाद वक्र की सीधी रेखा प्रदर्शित करती है, तो पूर्ण स्थानांतरण, प्रतिस्थापन, एक अच्छा स्थानांतरण, कम स्थानांतरण, या कोई स्थानांतरण नहीं। तो इंग्लिश में भी आप देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को, ऑप्शन को। तो आपका सही आंसर 46 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण स्थानांतरण, प्रतिस्थापन। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल आकार की वस्तु उपयुक्त में से क्या प्रदर्शित करती है। साथियों इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। 47 का मुझे आंसर कंफर्म नहीं हो रहा है, क्या है ए और सी में से आपका बता रहा है कोई, कहीं पे ए का ए बता रहा है, कहीं पे सी बता रहा है। तो देखिए, तो इसका आंसर आपको यदि सही पता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द साइज ऑफ होल्डिंग दैट गिव्स फुल एम्प्लॉयमेंट टू द फार्मर फैमिली एंड रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड इज नॉन एज, तो कौन सी जोत आकार में किसान परिवार को पूर्ण रोजगार और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त होता है, तो पारिवारिक जोत में, फैमिली होल्डिंग्स में, या ऑप्टिमम होल्डिंग्स में, अनुकूलतम जोत में, या इकोनॉमिक होल्डिंग्स में, आर्थिक जोत में, या नॉन इकोनॉमिक होल्डिंग्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन को आप समझ लेंगे अच्छे से क्या है, क्या पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी, यानी अनुकूलतम जोत या ऑप्टिमम होल्डिंग में क्या है, रोजगार, अच्छा जीवन स्तर होता है किसका, किसानों का। हमारे किसानों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अधिक उत्पादन करना, लागत व्यय न्यूनतम, या उच्च जीवन स्तर, या अधिक शुद्ध आय। तो किसानों का जो मेन जो होता है पर्पस या मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक शुद्ध आय, यानी उनको हाई प्रॉफिट चाहिए, हाई प्रॉफिट चाहिए, अधिक शुद्ध आय चाहिए उनको, यही होता है। तो 50वां क्वेश्चन है, ऑपरेशनल होल्डिंग्स रेफर्स टू, यानी क्रियाशील जोत का अर्थ क्या है, तो किसान की निजी भूमि, किसान द्वारा कुल जोती गई जमीन, एक किसान द्वारा शुद्ध जोता गया क्षेत्र, या किसान द्वारा पट्टे पर ली गई जमीन। तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसान द्वारा कुल जोती गई जमीन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्रॉप्ड वन कल्टिवेटेड बाय अ फार्मर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका सही आंसर, ये आपका पेपर था, इसमें मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस आपको सही आंसर बताने का प्रयास किया है। तो यदि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बस इतना ही आपसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ मैं इसका स्टडी मटेरियल आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग। धन्यवाद।